बच्चों, पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति में 2 वीडियो बना चुके हैं, बताए हैं आप लोगों को। तो कल जो है तत्व और यौगिक के बारे में बताए थे, तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा सभी को। जो ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेंगे। अब आज हमारा अगला टॉपिक जो है रसायन की भाषा। तो रसायन की भाषा मतलब है कि जैसे किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए या छोटे शब्दों में लिखने के लिए उसका कोई ना कोई एक चिन्ह बना देते हैं। जैसे कि अगर हमें जोड़ का सवाल करना हो तो ये धन का निशान बना देते हैं। तो ये धन का निशान लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें 2 संख्याओं को जोड़ना है। घटाना होगा तो हम घटाना ना बोल करके सिर्फ एक ऋण का निशान बना देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें उसमें घटाना वाली क्रिया करनी है। इसी तरह गुणा के लिए, भाग के लिए, या अगर हमें त्रिभुज का चित्र दिखाना है तो त्रिभुज ना लिख करके इस तरह से हम त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं, तो पता चल जाता है कि त्रिभुज के बारे में कहा जाए। जैसे त्रिभुज ABC। और आयत के बारे में अगर हो तो आयत का निशान इस तरह से बना करके आयत ABCD इस तरह से बता देते हैं। तो ये सारे जो निशान है इसको प्रतीक कहा जाता है। प्रतीक मतलब चिन्ह, निशान उसका, कि मतलब हम उसको लिखे बिना सिर्फ इस तरह के प्रतीक के द्वारा हम समझ जाते हैं कि वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है। जैसे अगर धन वाली क्रिया करनी है तो इस तरह का हम धन का निशान बना देंगे, तो इसका मतलब हमें उसको जोड़ना है। और इस तरह से तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसका प्रयोग यानी कि प्रतीकों का प्रयोग हम लोग रसायन में भी करते हैं। मतलब कि जो हम रसायनों के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग केमिकल्स के बारे में, जैसे तत्व है, यौगिक है, इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे तो उन सब के नाम के लिए जो है प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारा समय कम लगे और जगह भी हमारी कम लगे। जैसे अगर मुझे लिखना हो नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन लिखने में कुछ समय मुझे लगा और इतना जगह भी इसने घेर लिया। इसके बदले में क्या कर दिया गया है, नाइट्रोजन का एक सिंबल बना दिया गया, यानी कि प्रतीक बना दिया गया। तो यन लिख दूंगी, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के बारे में कह रहा है। हाइड्रोजन अगर मुझे लिखना हुआ तो हाइड्रोजन लिखने में कुछ समय लगा, इतना समय मुझे लगा और ये जगह भी घेर लिया, तो इसके लिए मैं सिर्फ H लिख दूंगी। तो इसका मतलब H का मतलब क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन के बारे में कह रहा है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये इतना लंबा हो गया, ठीक है, इतना लंबा इसने जगह घेर लिया। उसके बदले में मैं इसका प्रतीक लिख दूंगी खाली CO2, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब कि ये CO2 मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही कहा जा रहा है, ठीक। तो इसलिए प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा समय कम लगे और जगह भी कम खींचे, हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह सकें। इसीलिए जो है प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हैं प्रतीक। तो तत्वों के प्रतीक, तो हमारे रसायन के क्षेत्र में जो है ढेर सारे तत्वों की खोज हो चुकी है। तो उन सारे तत्वों को इस तरह से क्रमबद्ध करने के लिए, जगह कम घेरने के लिए, लिखने में कम समय लगने के लिए इनके सब प्रतीक बना दिए गए हैं। जितने भी तत्वों की खोज हुई है उन सबका प्रतीक बना दिया गया है। तो सिर्फ उस 1 या 2 अक्षर के लिखने से ही हम समझ जाते हैं कि ये किस तत्व के बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो तत्वों का प्रयोग है, ये सबसे पहले यूनान के लोगों ने शुरू किया था। यूनान जो देश है वहाँ के लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को सोचा कि मतलब इस तरह से प्रतीक के रूप में लिखने से हमारे समय और जगह की बचत होती है। तो सबसे पहले 1808 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। तो उसने कहा कि सभी जो तत्व है उसको वृत्त के एक गोल घेरे में उसको रख दिया जाए और उसके नाम का पहला अक्षर लिख दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चलेगा। जैसे कि ऐसे गोला बना करके उसके अंदर यस लिख दिया, तो ये हो गया चांदी यानी कि सिल्वर, इंग्लिश में इसको सिल्वर बोलते हैं। और ये एल सीसा, इसको इंग्लिश में लेड बोला जाता है, ठीक है, तो लेड के लिए एल हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब जितनी भी
तत्व हैं उन सबको इस तरह से गोल घेरा बना करके उसमें उसका पहला अक्षर लिख देना चाहिए, तो वो पता चल जाएगा। और जैसे ये हो गया जी, ये सोना के लिए यानी कि गोल्ड, गोल्ड इंग्लिश में। तो ये उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन इनका ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे रसायनों की खोज होने लगी जो कि इस तरह से, मान लो ये इस तरह से तो लिखे जा सकते हैं अलग अलग, लेकिन जब ये यौगिक के रूप में बन जाते हैं, जब इनमें दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं, तो फिर उसको लिखने में समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से इनका ये जो नियम है या ये जो इनका सुझाव था ये बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। फिर उसके बाद स्वीडन एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। तो बर्जीलियस ने फिर कहा कि जो तत्व का जो पहला अक्षर होता है सिर्फ वही लिखा जाना चाहिए प्रतीक के रूप में, ये गोला नहीं होना चाहिए। तो पहले तो उनको मतलब कि बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ होंगी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद सबने इसको मान लिया। तो जो बर्जीलियस ने कहा था उसी के अनुसार सारे तत्वों के नाम लिखे जाते हैं, जैसे गोले में नहीं लिखा जाता, सिर्फ नाम का पहला अक्षर। और अगर कोई तत्व ऐसा होता है कि दो तत्वों के नाम मान लो कि एक ही अक्षर से शुरू हो गए, जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो हीलियम भी यच से होता है, तो हाइड्रोजन, तो इसमें क्या किया जाता है, जो दूसरा वाला तत्व होता है उसके बगल वाला एक और अक्षर ले लिया जाता है, जैसे हीलियम, तो हीलियम का प्रतीक होता है He, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो H तो हाइड्रोजन का हो चुका है, तो हीलियम में भी H आ गया, तो एक और ले लेंगे यानी कि He। तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसी तरह से इनका जो है प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी भाषा के हिसाब से नहीं लिया जाता है, उनका लैटिन भाषा के नाम से लिया जाता है। जो उनका लैटिन नाम होता है, जिस भी तत्व का, लैटिन एक दूसरी भाषा है, तो लैटिन नाम का जो लैटिन भाषा में उनका जो नाम होता है उसका पहला या शुरुआत के दो अक्षर इस तरह से ले लिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इसमें भी बताते हैं आगे आप लोगों को। हाँ, तो कुछ तत्वों के नाम जितना तुम्हारे बुक में दिया है इतना हम लिख देते हैं, इतना आप लोगों को जानना ही है, ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, कार्बन का C, फ्लोरीन, इसको सभी लोगों को नोट करना है और याद भी करना है, फ्लोरीन का F, कैपिटल F। नाइट्रोजन कम से कम जितना बुक में है उतना तो याद होना ही चाहिए सभी को, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का P, सल्फर, यस, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का दो अक्षर से Al, कैपिटल A स्मॉल l, आर्गन, आर्गन का Ar, ठीक है ना। इसीलिए देखो ये दोनों A से है ना, इसीलिए एल्यूमिनियम में एक L ले लिया गया, आर्गन में एक R ले लिया गया। ब्रोमीन, ब्रोमीन का Br। इसी तरह और है कैल्शियम, कैल्शियम का Ca, क्योंकि देखो कार्बन का C होता है तो कैल्शियम का Ca एक और ले लिया गया। क्लोरीन, क्लोरीन भी C से शुरू होगा, Cl। कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO, पहला अक्षर कैपिटल दूसरा अक्षर स्मॉल ही होगा। हीलियम, He, मैग्नीशियम,
सिलिकॉन, Si, ये सारे हो गए। ये तत्व, ये जो है, ये तत्व जो इनका अंग्रेजी नाम होता है उसी का पहला अक्षर लिया जाता है, इनका प्रतीक बना दिया जाता है। अब कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका लैटिन नाम लिया जाता है। लैटिन नाम के जो पहले अक्षर होते हैं उसके अनुसार उनका नामकरण या प्रतीक उनका बनाया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर अभी नहीं हो पाया है तो वीडियो रोक करके धीरे धीरे अपना नोट कर लो। अब इसके आगे चलते हैं। सोडियम, तो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो है निट्रियम, इसीलिए इसका प्रतीक लिया गया है Na। इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, Natrium, नेट्रियम। कॉपर, कॉपर का अंग्रेजी नाम है क्यूप्रस, लैटिन नाम क्यूप्रस, क्यूप्रम है यम, तो इसका लिया गया है Cu, तो कॉपर का हो गया Cu। आयरन, आयरन का लैटिन नाम है फेरम, इसीलिए इसका लिया गया है Fe, ये दो अक्षर शुरुआत के। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, Kalium, इसलिए इसका लिया गया है K। सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नाम है अर्जेंटम, तो इसका लिया गया है Ar, Ag। गोल्ड, गोल्ड का है आरम, लैटिन नाम Aurum, इसका लिया गया है Au। पारा, पारा जो धातु है, हाइड्रा एर्गाइन, हाइड्रा हाइड्रा एर्गाइरम, तो इसका है Hg। ठीक है, तो इनका जो है, ये जो तत्व कुछ दिए हुए हैं इनके अंग्रेजी नाम के हिसाब से नहीं लिया गया, ये अंग्रेजी नाम है, ठीक है, और ये है लैटिन नाम, तो लैटिन नाम के हिसाब से इनका जो प्रतीक है वो रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने से, दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से क्या बनता है, अणु। ठीक है, तो अब ये जो दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, तो ये जो तत्व होते हैं, तत्व या यौगिक, तत्व क्या होते हैं जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, अपने आप में बिल्कुल अकेले, जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होते हैं। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिला देंगे तो वो यौगिक बन जाएंगे। ठीक है, तो जब तत्व अणु के रूप में जब संगठित होता है, मतलब उसमें एक ही तत्व के जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं आपस में अपने में ही, तो वो बन जाते हैं अणु। तो इस अणु को अब दर्शाने के लिए हमको जो है
केमिकल फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम जिस रूप में लिखते हैं, मतलब वो अणु के रूप में जब जुड़ा तो उसमें कितने परमाणु जुड़े, 2 परमाणु जुड़े कि 3 परमाणु जुड़े कि 4 जुड़े, तो ये जो दर्शाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है रासायनिक सूत्र। जैसे कि देखो नाइट्रोजन, जब इसका जब प्रतीक लिखेंगे तो ये यन होगा, ठीक है, लेकिन जब इसको अणु के रूप में लिखेंगे, मतलब नाइट्रोजन का जब एक अणु, तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं, ये बन जाता है N2। तो ये जो N2 हो गया, ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। इसी तरह यौगिक का भी होता है। यौगिक क्या होते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व शामिल होते हैं निश्चित अनुपात में, तो उसके प्रतीक को लिखने के लिए जो यूज किया जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक सूत्र। जैसे कि मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। अब इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है, 2 हिस्सा, यानी कि कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ठीक है ना। अब ये जैसे 2 है, मतलब कि ये ऑक्सीजन इसमें 2 बार आया है, यानी कि ऑक्सीजन का 2 परमाणु। तो अब ये जो CO2 हो गया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जिस रूप में लिखेंगे प्रतीक के रूप में, वो उसका रासायनिक सूत्र होगा। हाँ, और अगर सिर्फ हमको नाइट्रोजन के बारे में लिखना तो N2, ये हो गया नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो यही है इसमें अणु सूत्र। तो इसकी परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि तत्व का अणु सूत्र, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र वही बात है। किसी तत्व के अणु को, किसी तत्व के अणु को दर्शाने के लिए उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। तो किसी तत्व के अणु को दर्शाने के लिए, मतलब उस तत्व का जो अणु है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, तो अणु को दर्शाने के लिए परमाणुवीय प्रतीक के समूह को, परमाणु प्रतीक मतलब परमाणुवीय, जैसे देखो N को हमने लिखा N2, O को हो गया O2, है ना। तो ये N क्या है, एक परमाणु को दर्शा रहा है, और O क्या है, ये एक परमाणु को दर्शा रहा है, लेकिन N2 क्या दर्शा रहा है, एक अणु को, क्योंकि N और N ये परमाणु जब ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया, N2 अणु, ठीक ना। कल बताए थे अभी इस चीज को, ये परमाणु, ये भी परमाणु, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, अणु। तो अणु को दर्शाने के लिए ये दोनों परमाणु यानी कि परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। समूह मतलब एक या एक से 2 या 2 से अधिक, तो ये N 2 बार है, तो यही हो गया N2। तो परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। ये परिभाषा भले याद करने में तुम लोगों को कठिन लगे, लेकिन अगर इसको समझोगे अपने दिमाग से तो ये कुछ भी नहीं, यही जो लिखा गया है सिर्फ इसी को शब्दों के रूप में लिख दिया गया है। तो किसी तत्व के अणु को दर्शाने के लिए, अणु को मतलब यही N2 को दर्शाने के लिए, तो किसी तत्व के अणु को दर्शाने के लिए परमाणुवीय प्रतीक के समूह को, परमाणु प्रतीक का समूह मतलब यही N2, इसी को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। इसी तरह यौगिक का भी नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक का अणु सूत्र। तो यौगिक में बिल्कुल तत्व की तरह जहाँ तत्व था वहाँ यौगिक कर देंगे। तो यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व
परमाणु हैं? कितने कितने परमाणु हैं? यह दर्शाने के लिए प्रयोग किए गए प्रतीक को यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। जैसे CO2, H2O, NaCl। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। ठीक है, जैसे हम ये यौगिक ले लेते हैं तो CO2 में कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ठीक है, तो इसको दर्शाने वाले यानी कि यह दर्शाने के लिए प्रयोग किए गए प्रतीक को यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। मतलब ये CO2 हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र, H2O ये जल का अणुसूत्र, NaCl ये साधारण नमक, जो नमक हम खाने में यूज करते हैं, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि इसमें कार्बन का 1 परमाणु, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक जो है अणु बना दिया। और NaCl इसमें Na यानी कि सोडियम और Cl और ये क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन के 1 परमाणु मिलकर के साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र बना दिया। तो यही है यौगिक का अणुसूत्र। मतलब यौगिक को दर्शाने के लिए जिस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है उसको यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। अब इसमें इसके आगे जो है कुछ यौगिकों के अणुसूत्र जो है बताए गए हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला बताया है, तो उसको मैं नोट कर देती हूँ, आप लोग उसको लिख लेते हैं। अब कुछ यौगिकों के नाम लिखेंगे और उनके सूत्र आप लोग नोट करेंगे उसको। सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसमें N कैपिटल, A स्मॉल, C कैपिटल, L स्मॉल। ये नमक, साधारण नमक जो भी बताए हैं उदाहरण में। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार बता रहे हैं इसको, इसका तो अब तक सुनते सुनते याद हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। नंबर 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड जो होता है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोला जाता है, H2SO4। ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, तीनों कैपिटल रहेंगे। नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक तरह का एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल, ये ट है। HNO3, तीनों कैपिटल लेटर में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH2। सातवां चीनी, चीनी जो हम खाते हैं, चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका सूत्र होता है C12H22O11। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट K
MnO4, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, लाल दवा जो आती है। नवा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 N। दसवां सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख देती हूँ, NaHCO3। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको धावल सोडा बोलते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा। और ये जो होता है ये बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, जो हम लोग कोई डिश बनाने के लिए उसमें डालते हैं जिससे कि वो फूल जाता है, इडली वगैरह बनाने के लिए जो डालते हैं खाने वाला सोडा, इसको जानते होंगे आप लोग, वो होता है असल में विज्ञान की भाषा में उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका सूत्र है NaHCO3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तत्वों के नाम जितना लिखवाया है और यौगिकों के नाम जितना लिखवाया है इनके सूत्र के साथ में सब याद करना है आप लोगों को। इसीलिए अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। जो भी चीज़ ना समझ में आए व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पूछ लेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, इसके आगे का अगले वीडियो में।